आकाश श्रीवास्तव और आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जो है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पोषण की संकल्पना। इसमें हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों का जाना आवश्यक होता है और किस तरीके से जा सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि किस तरह के पोषक तत्व किस अनुपात में हमारे शरीर में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण वो सभी क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है, वृद्धि करती है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करती है। ठीक है, तो पोषण क्या है? उन सभी क्रियाओं का संगठन है। जैसे कि जब हमारे मुख में भोजन जाता है तो हम उसको चबाते हैं, फिर पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, उसका चयापचय होता है और फिर वो इस लायक बनता है कि उसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, इनका जो संगठन है उसको पोषण कहते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है। पहली है काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार पोषण आहार, उसमें उपस्थित पोषक तत्व, अन्य तत्व, इनकी पारस्परिक क्रियाएं, इनका स्वास्थ्य तथा रोग की स्थिति में क्रिया तथा संतुलन तथा वह सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव आहार ग्रहण करते हैं तथा उस आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, उपयोग एवं उत्सर्जन करते हैं, पोषण विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो जैसा अभी हमने बताया कि जैसे ही हमारे मुख में भोजन प्रवेश करता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व के अलावा बहुत सारी अन्य चीज़ें भी होती हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में जाती हैं तो उनका जो पाचन, अवशोषण और पूरे शरीर में परिवहन होता है, जब वो छोटी इकाइयों में टूट जाती हैं फिर वो शरीर द्वारा यूटिलाइज़ होती हैं, यूज़ होती हैं, शरीर के जो भी कार्य हैं सुचारू रूप से करती हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये पोषण के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शरीर की आहारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करना पोषण है। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जो भी हमारे शरीर में आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जिस तरह के आहार जिस अनुपात में लिए जाते हैं उनका एक संगठित रूप जो होता है, संगठित क्रियाओं का समूह होता है, वो पोषण कहलाता है। अब पोषण की स्थितियाँ क्या होती हैं? पोषण की स्थितियों से क्या तात्पर्य होता है कि जो हमारे शरीर में ये सारी क्रियाएं होती हैं तो जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में किस तरह से यूटिलाइज हुए और उनका क्या शरीर पे असर हुआ। ठीक, तो अब ये दो तरह की होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, सुपोषण क्या होता है कि जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है तो वो सुपोषण की स्थिति में रहता है। सुपोषण मतलब जो सही प्रकार से पोषित हो रहा है ना, मतलब पॉजिटिव साइड है पोषण का, तो इसे सुपोषण कहते हैं। जब सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे शरीर द्वारा यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे सुपोषण कहते हैं। इसी तरीके से जो कुपोषण होता है उसमें क्या होता है, जब पोषक तत्व हमारे शरीर में सही अनुपात में, सही प्रपोर्शन में सभी पोषक तत्व नहीं जा पाते या फिर जितना जाना चाहिए उसकी अमाउंट से, उस अमाउंट से ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वो कुपोषण की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें या तो पोषक तत्वों में कमी हो जाती है या तो पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि दो तरह के होते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प पोषण में क्या होता है, जब किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है, जो हम खाद्य पदार्थ
के द्वारा नहीं ले रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी हो गई बच्चों में तो मैरस्मस और क्वाशरकोर हो जाता है ना। इसी तरीके से कैल्शियम की कमी हो गई तो रिकेट्स हो जाता है। और इसी तरीके से जब अति पोषण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फीडिंग कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, तो मोटापा आ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो डायबिटीज़ हो सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों स्थितियाँ होती हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कुपोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो व्यक्ति का पर्याप्त मात्रा में आहार ना प्राप्त होना, है ना। अब यहाँ पे एक इमेज बनी है, वो एक अल्प पोषण की इमेज मान सकते हैं। बच्चे को हो सकता है मैरस्मस, प्रोटीन न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इस वजह से ये ऐसा इसकी जो बॉडी है ये ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है कि सही तरीके से आहार नहीं प्राप्त हो रहा है, या तो हो सकता है कि आहार प्राप्त होता है लेकिन जो उसमें पोषक तत्व होने चाहिए उस अवस्था में वो पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट यही है, पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति ना होना, है ना। जैसे कि हर अवस्था, हर उम्र में वृद्धि तथा विकास और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अनुपात होता है, एक अमाउंट होता है उस पोषक तत्व का। तो वो पोषक तत्व उस अनुपात में उस समय मिलने आवश्यक होते हैं। अगर उससे कम या ज़्यादा मिल रहा है तो वो फिर कुपोषण की स्थिति पैदा करता है। नेक्स्ट है आयु, लिंग, क्रियाशीलता एवं शारीरिक अवस्था अनुरूप भोजन की अनुपलब्धता, है ना। तो जैसे अभी बताया कि हर अवस्था में महिला को, पुरुष को, अलग अलग जेंडर वाले लोगों को जिनकी क्रियाशीलता अलग है, कोई सेडेंटरी कम क्रियाशील है, कोई मध्यम क्रियाशील है, कोई उच्च क्रियाशील है, तो उस हिसाब से उसकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसकी शारीरिक अवस्था क्या है, हो सकता है कोई बच्चा है, कोई एडल्ट है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई कोई धात्री अवस्था में है। तो हर अवस्था में, आयु में, लिंग में, क्रियाशीलता के आधार पर पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बदलती हैं। और अगर उस आवश्यकता के अनुरूप भोजन नहीं मिल पा रहा है तो कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा आर्थिक कारण हो सकता है, किसी की इतनी इनकम नहीं है कि वो सही तरीके से भोजन प्राप्त करा सके, या तो फिर कई बार क्या कह सकते हैं, जो उच्च आर्थिक वर्ग का कोई है जो जिसमें बहुत ज़्यादा घी, तेल, फ्राइड फ्रूट, मतलब ऐसी चीज़ों का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे अति पोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण जो होते हैं, जैसे कि हमारे समाज में बहुत तरह के ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर कभी व्रत वाली चीज़ें हो गई कि उस समय उसको ऐसा नहीं करना है कि व्रत रहना है, अगर व्रत रहना है तो सही तरीके से नहीं रहा गया है तो भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अज्ञानता भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है कि किस तरीके से, किस अमाउंट में, किस स्थिति में हमें खाना खाना है, या बच्चा है अगर छोटा तो उसका पालन पोषण कैसे करना है, उसको कितना खाना देना है, तो क्या होगा, कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे ही दोषपूर्ण पाचन एवं अवशोषण, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है। अगर कोई सही अमाउंट में भोजन ले रहा है और उसके भोजन में सही तरह के पोषक तत्व भी हैं, लेकिन वो किसी तरीके से उसका जो पाचन तंत्र है प्रभावित है, या उसके स्टमक में कीड़े हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसका अवशोषण प्रभावित हो रहा है, तो क्या होता है, तो वो पोषक तत्व शरीर में सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाते हैं और कुपोषण का कारण बनते हैं। ऐसे ही दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें, जैसे कि खाने के बीच में बहुत लंबा गैप होना, ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिसमें
वो पोषक तत्व सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हों। तो ये एक तरीके से दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदत है जिसकी वजह से कुपोषण हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे पोषक तत्वों की कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें किस तरीके से किस अमाउंट में लेना चाहिए, उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वो होते हैं जिनके द्वारा जो हमारे शरीर का संचालन होता है वो सही तरीके से होता है, जिनके द्वारा हमें पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कितने तरह के होते हैं पोषक तत्व? पोषक तत्व मुख्यतः 6 तरह के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। ठीक, अब इसमें जो 3 पोषक तत्व होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और जिनका कार्य हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा होता है और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। और जो 3 होते हैं 2 होते हैं विटामिन और खनिज लवण, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं शरीर के लिए। और इसके अलावा जल, जो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। अब हम बात करेंगे कि पोषक तत्व के कार्य क्या क्या होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। जब भी हमें वीकनेस लगती है या कमज़ोरी लग रही है तो ऐसे कहा जाता है कि ग्लूकोज वाटर पी लिया जाए या चॉकलेट खा लिया जाए या बिस्किट खा लिया जाए, जिससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी तक ऊर्जा देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब दूसरा जो है वो है वसा। जो वसा होती है वो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के संयोजन द्वारा निर्मित होती है। ये भी मुख्य रूप से इसका कार्य भी ऊर्जा देना होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनका बाहरी आघातों से बचाव करना होता है। 1 ग्राम वसा में हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य उत्कोकिटूट फूड, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी और इसके अलावा शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं के नियंत्रण, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, इन सब चीज़ों में किया जाता है। प्रोटीन अगर देखा जाए तो हमारे जो पूरा शरीर है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन का बना होता है, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो नाखून हो। तो इसलिए प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में होती है। अब 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो ऊर्जा देना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन व कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है जो अल्प मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि बताया कि ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है ना। माइक्रो मतलब कम, छोटा, जो अल्प मात्रा में हमारे शरीर के लिए शरीर में चाहिए होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करने के लिए। अब जो विटामिन होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं: जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, ये वो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में चाहिए होते हैं और फिर शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। इनकी अगर ज़्यादा इनको ले लिया गया है तो सामान्यतः किसी तरह की विषाक्तता नहीं होती है। ठीक, अब नेक्स्ट होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन ए, डी, ई के। ये फैट जो भी हमारे शरीर की वसा होती है उसके साथ घुलकर
शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से करते हैं और ये शरीर में जमा भी होते हैं। इसलिए अगर इनको ज़्यादा अमाउंट में ले लिया गया है तो कई बार इनकी विषाक्तता भी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है खनिज लवण। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फ़र हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो खनिज लवण के अंतर्गत आती हैं। खनिज लवण भी कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को और दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। इसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन हमारी सारी चयापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसी तरीके से ये सारे जो खनिज लवण होते हैं इनका शरीर में मुख्य योगदान होता है। ठीक, अब इसके अलावा जो तीसरा है वो है जल। जल हम अक्सर पानी को भूल जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो भी एक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे पदार्थों के लिए घोलक का कार्य करता है और जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। अब यहाँ पे है पोषक तत्व की आवश्यकता का अर्थ, मतलब जो पोषक तत्व की हमारे शरीर में आवश्यकता किस तरीके से होती है। तो पोषक तत्वों के अवशोषण के पश्चात न्यूनतम मात्रा जो शरीर के कार्यों को सामान्य रूप से संचालित होने के लिए आवश्यक है, शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता दर्शाती है। ठीक, अब क्या है, जैसे मान लो कि हमारे शरीर में 600 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत है हमें, ठीक है, लेकिन ये हमारे शरीर की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इतना दूध पी लें जिसमें 600 मिलीग्राम कैल्शियम हो तो ये हमारे शरीर में पूरी तरीके से उपयोग हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसमें कितना पोषक तत्व है और वो हमारे शरीर में जाने के बाद उतना पोषक तत्व अवशोषित होकर उपयोग होगा कि नहीं, या फिर वो किसी तरीके से प्रभावित हो रहा है और उसका जो कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है वो पूरा हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक, तो ये होती है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की कोई भोजन ग्रहण करने के बाद, पाचन के बाद, अवशोषण के बाद वो हमारे शरीर में उस अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं जितना हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, वो आहार या वो भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में और सारे 6 जो हमारे पोषक तत्व हैं वो हमें उस भोज्य पदार्थ में मिल जाएं या उस थाली में मिल जाएं। इसीलिए थाली हमेशा कलरफुल होनी चाहिए, उसमें हर कलर के भोजन होने चाहिए जिससे वो एक ऐसी थाली बने या ऐसी डाइट बने जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है भोज्य समूह। भोज्य समूह क्या होते हैं? भोज्य समूह खाद्य समूह एक समान पोषणीय गुणवत्ता एवं प्रकृति वाले खाद्य पदार्थ एक समूह निर्मित करते हैं जिसे भोज्य समूह कहते हैं। अब ये क्या है, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे नीचे है ब्रेड, सीरियल एंड पोटैटो, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़ एंड डेयरी, फिर मीट, फिश एंड ऑल्टरनेटिव, और ऐसे ही फैट्स एंड ऑयल एंड कन्फेक्शनरी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप बटे हुए हैं।
जैसे पहले ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ें आएंगी, दूसरे में विटामिन और मिनरल रिच चीज़ें आएंगी, ऐसे ही प्रोटीन की चीज़ें तीसरे ग्रुप में आएंगी, है ना। और फिर नेक्स्ट फैट्स ऑयल्स और कन्फेक्शनरी नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। और ये जो पिरामिड बना है इसमें ये भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से भोजन में सम्मिलित करनी है। जैसे जो अनाज का पोषण होता है वो हमारे थाली में ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का उससे कम होना चाहिए, और ऐसे ही मिल्क एंड चीज़ का जो पोषण है वो उससे थोड़ा सा कम हो, और सबसे कम जो चीज़ें लेनी चाहिए वो फैट्स ऑयल एंड शुगर वाली चीज़ें हमें कम अमाउंट में लेनी चाहिए, जो एक बैलेंस डाइट बनाएगा। तो ये जो भोज्य समूह होते हैं एक तरीके से गाइड होते हैं बताने के लिए कि किस तरीके से बैलेंस डाइट बनती है, किस भोज्य समूह को, किस जो ग्रुप है भोजन का उसको किस अमाउंट में लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है अनुशंसित आहारीय भत्ता या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा भारतीय हेतु अनुशासित आहारीय भत्ते प्रस्तावित किए गए हैं। ये आहार आयोजन की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। ये भत्ते आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की वह मात्रा है जो जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करें। सामान्यतः अनुशासित आहारीय भत्ते 97 से 98% जनसंख्या की पोषणीय आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है उसने एक सर्वे कराया है ना, ये सर्वे कुछ कुछ सालों पे होता रहता है कि एक ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, पोर्शन एक हमारी पॉपुलेशन का एक बड़े पोर्शन का सर्वे होता है, और उससे पता चलता है कि इस पोर्शन को कितना अमाउंट दिया जाए इस पोषक तत्व का कि उसकी शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहे, और इस आधार पे चार्ट बनाया जाता है। वो चार्ट आगे है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो जो आहार आयोजन के लिए उपयोगी होता है, अब जैसे कि जब सर्वे हुआ कुछ 4-5 साल पे ये सर्वे होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो चार्ट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कि अब 4-5 साल के बाद हो सकता है कि एक बड़े पॉपुलेशन की जो आवश्यकता है पोषक तत्वों की वो कम हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो, लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हों, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हों, इसकी वजह से उस पोषक तत्व की आवश्यकता कम या ज़्यादा हो गई हो, और उसी के अकॉर्डिंग हम आहार का आयोजन करते हैं। जब हम किसी के लिए आहार का आयोजन करते हैं तो हम ये अनुशंसित आहारीय भत्ते में जो पोषक तत्वों का अमाउंट दिया है, जैसे मान लो कि कैलोरी, किसी कम क्रियाशील महिला की कैलोरी 1900 दी हुई है, या गर्भवती स्त्री की जो कैलोरी की बढ़ोतरी है वो +350 है, तो हम उस हिसाब से उसका आहार आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट है वो सर्वे के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। जैसे कि अभी 2020 का जो चार्ट है वो हमने अभी आपको दिखाएंगे, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि आयरन की जो आवश्यकता है वो भी कम हो गई है, कैल्शियम की ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे जो क्या कह सकते हैं, आयु वर्ग और क्रियाशीलता के आधार पर लोग हैं, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता बदल गई है। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम आहार आयोजन करेंगे। अब इसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है पोषण निर्देश या डाइटरी गाइडलाइंस। अब ये क्या होती है, ये निर्देश आहार नियोजन हेतु पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं तथा ये जानकारी भी देते हैं कि संतुलित आहार के अनुरूप किन खाद्य पदार्थों को किस मात्रा में सम्मिलित करना है। ठीक है, अब डाइटरी गाइडलाइंस में क्या होता है, जो हम आहार आयोजन करते हैं तो उसमें हम आहार आयोजन के बाद ये लिखते हैं कि कैसे हमने आहार आयोजन किया, ये कैलोरी
इतनी ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया, इतने कार्बोहाइड्रेट का निर्धारण कैसे किया, वसा का निर्धारण कैसे किया, विटामिन और मिनरल्स का निर्धारण कैसे किया, ठीक है। इसके अलावा किस उम्र के व्यक्तियों को किस तरह से भोजन दिया जाए कि वो आराम से कर लें, या कोई बच्चा है अगर हम उसे बहुत ही बिना आकर्षक, मतलब जो बिल्कुल भी आकर्षक भोज्य पदार्थ नहीं है वो दे देंगे तो फिर वो खाएगा ही नहीं, है ना। तो ये यहाँ पे पोषण निर्देश होते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरीके से आहार का आयोजन आयु, वर्ग, क्रियाशीलता के आधार पर बच्चों या जो भी एज के लोग हैं, कोई एडल्ट है, कोई एडोलसेंट है, या फिर कोई सेडेंटरी वर्कर है, कोई मॉडरेट वर्कर है, कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो किस तरीके से उसका आहार आयोजन किया जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समरी दी हुई है 2020 की RDA की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की समरी दी है कि किस अवस्था में किस तरह की पोषक तत्व देने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है सेडेंटरी मैन है तो उसकी 2110 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, जो 65 किलो का है ना। अब ये जो बॉडी वेट दिया हुआ है ये एक आइडियल बॉडी वेट है कि इतना एक बड़ी पॉपुलेशन का वेट होता है। अगर कोई मैन है तो 65 किलो एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति का 65 किलो होना चाहिए, या फिर एक वयस्क महिला का 55 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। ये एक बड़ी पॉपुलेशन पे सर्वे करके बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पे हर पोषक तत्व के बारे में दिया गया है। जैसे कैल्शियम 800 सेडेंटरी मैन का है, विमेन का भी 800 है, और प्रेगनेंसी की अवस्था में वो लैक्टेशन की अवस्था में वो 1000 हो गया है, ठीक। इसी तरीके से आयरन का यहाँ पे दिया है, जिंक दिया है, आयोडीन दिया है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी डाइट प्लानिंग करते हैं। जब हम कोई भी आहार आयोजन करते हैं, जैसे अगर कोई आहार आयोजन करना है जो किसी वयस्क व्यक्ति जो मध्यम क्रियाशील है उसके लिए आहार आयोजन करना है, तो हम ये चार्ट देखेंगे और हमें पता चलेगा कि उसको 2710 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसे ही 43 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, कैल्शियम 800 मिलीग्राम की आवश्यकता है, और उस हिसाब से हम उसका आहार आयोजन करेंगे। पूरे दिन के हिसाब से उसके खाने को उस तरीके से बांटेंगे इस चार्ट के अनुसार। तो ये चार्ट भी आपको मेमोराइज़ कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके आंसर आपको वीडियोस जो ये वीडियो है उसमें मिल जाएंगे, और अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कोशिश करेंगे कि उनके जवाब, उनके आंसर मिल जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।